वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को बोल रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी थी और बोला था कि दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखो गोज लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात क्यों आ रही है? हाँ जी दीक्षा। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन मतलब कि किस हिसाब से ओरिएंटेड है, टेढ़ा है, तिरछा है, सीधा है, किस एंगल पे है, मतलब उसका एंगल क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब एंगल। ओके, अरे पूछ लिया करो भाई, देखो दीक्षा ने पूछ लिया, उसको समझ नहीं आया तो ऐसे इंग्लिश में किसी को दिक्कत आए तो पूछ लिया करो। हम सब लोग पहली बार ही सीखते हैं ना चीजों को, तो ऐसा नहीं है कि भाई सब लोगों को पहले से पता होता है। मुझे तो ये अंग्रेजी अभी आई है, तभी तो मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में पढ़ते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता था, तो इंग्लिश मैंने बहुत बाद में सीखी है। तो तुम लोग सीख लिया करो, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो गोज थ्योरम पढ़ते हैं। गोज थ्योरम में अब जैसे मैंने आपको फ्लक्स बताया, तो जाहिर सी बात है कि इट इज रिलेटेड टू फ्लक्स। तो अब देखो इसमें फ्लक्स कहाँ है, पहले इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, फिर इसमें रिलेट कराता हूँ चीजों को, फिर आगे बढ़ेंगे। अब वो समय स्टार्ट हो चुका है जहां पे दुर्घटना अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। हाँ, तो अभी तुम लोग बिल्कुल यात्री सीट की पेटी बांध ले, आगे ज्यादा से ज्यादा टर्बुलेंस है, तो अभी बैठ जाओ सब लोग। और the surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface called Gaussian surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। कुछ समझ आया? धुआं हो गया सब, इतनी सारी बातें बोल दी, 2 लाइन में बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं यार, क्या ही बोल रहा है ये। तो अब देखो इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। सरफेस इंटीग्रल यहां से पकड़ो और यहां तक लेके आओ, बस इतना समझो ये क्या है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, या फिर ओवर अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब कौन बताएगा मुझे क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? इमेजिनरी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्या कि एज्यूम्ड, खुद से माना हुआ सरफेस, या फिर बोल सकते हो माना हुआ, है ना, कि हमने इमेजिन कर लिया है वहां पे ऐसा सरफेस होगा, या होता तो क्या होता, रियल में कोई सरफेस नहीं। ठीक है, जैसे आपको पता है चार्ज है, भाई तुम्हारी जैकेट पे चार्ज था तभी तो चट चट की आवाज कर रही थी, तो उस जैकेट की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही थी तुम्हें कि भैया ये चार्ज है, तो लाइनें दिख रही हैं तुम्हें स्पेस में? नहीं दिख रही थी ना। हाँ काल्पनिक, देखो पूजा ने बिल्कुल सही शब्द बता दिया, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। अब देखो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिख रही थी, लेकिन तुमने ये मान लिया था ना कि यहाँ चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिख रहा और ना इलेक्ट्रिक लाइंस दिख रही, तो उस केस में आप क्या करोगे ये बताओ? उस केस में क्या करोगे बच्चों? इमेजिन करके चीजों से काम चलाओगे ना। तो सेम तरीका है, यहाँ भी आपको एक सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो हाइपोथेटिकल का तो अब हो गया कि काल्पनिक है, मान लिया गया है, इमेजिनरी है, एज्यूम्ड है, ठीक है, सारी बातें कर। अब देखो इसको जो जो मैंने ब्लू ब्रैकेट्स में डाली है डेफिनेशन, इसको एक बार फिर से पढ़ो। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप ध्यान दो एक एक वर्ड पे। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ सरफेस या ओवर अ हाइपोथेटिकल सरफेस। तो इसमें 3 चीजें, एक तो सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कहां पर, वो एक हाइपोथेटिकल सरफेस पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फाई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो क्यों बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंट होना। भैया चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये बात समझ आती है सबको? yes, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में? सबसे महत्वपूर्ण चीज है चार्ज। तब तक चार्ज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो चार्ज मान लिया हमने, क्यू चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है। बदतमीजी कर रहा है लैपटॉप यार। हाँ तो, हाँ हंस रही है दीक्षा देखो। तो बच्चों के साथ साथ लैपटॉप भी अब जो है बदतमीजी करने लग गया है। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल देखो, चार्ज है तो चार्ज से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। अब मुझे एक सरफेस चाहिए, और कैसा सरफेस चाहिए, हाइपोथेटिकल। तो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट मैं इमेजिन करूंगा कि देयर इज सम सरफेस। वो सरफेस क्या होगा भाई, एक
अभी के लिए मेरा भरोसा करके मान लो कि एक स्फीयर है भाई, 3 डायमेंशन में जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चार से चारों तरफ, अब उसको मैंने एनक्लोज कर लिया एक स्फेरिकल शेल में। तो ये क्या है, ये एक स्फीयर है। और कौन से वाला है, हाइपोथेटिकल, मतलब काल्पनिक, हमने माना है, हमने एज्यूम किया है, एक्चुअल में ऐसा कुछ लाई करता नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में, बट फॉर आवर कैलकुलेशन हमने ऐसा मान लिया कि एक स्फीयर है। अब क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, इसका सरफेस इंटीग्रल कर लो। मतलब ये लाइन इधर से गई, इसको जोड़ा, फिर दूसरी लाइन गई, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, पूरे के पूरे सरफेस पे सभी लाइनों को जोड़ लोगे तो क्या आपको इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अभी भी ये क्या बोल रहा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द सरफेस। तो ये पूरे के पूरे सरफेस से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल लोगे, मतलब आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया इधर, ठीक है, उसमें से कितनी फील्ड लाइन गई, 2 गई। फिर एक और एलिमेंट लिया, उसमें से देखा 1 गई, तो ये 2+1 कर लिया। फिर इधर लिया, फिर देखा तो 2+1। ऐसे सारी लाइनों को अगर जोड़ लोगे तो क्या आपको इस स्फीयर से सारी की सारी जितनी भी फील्ड लाइन पास करेंगे वो उनका सम मिल जाएगा। उसी को बोलूंगा मैं इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इसलिए कि आपने पूरे सरफेस पे छोटे छोटे एलिमेंट लेके उनको जोड़ लिया, तो इसलिए बोला सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब कुछ नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ना ही इंटीग्रल है। ये बात कतई भूल जाओ तुम। ये अलग शब्द आ रहा है कि सर लीनियर नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या, कुछ नहीं होता भाई। सरफेस इंटीग्रल का मतलब सरफेस के टुकड़े, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल का मतलब वॉल्यूम के टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, उस छोटे टुकड़े में से कितनी चीजें पास कर रही थी हमने देख लिया, अब उनको जोड़ लिया, या लाइन जोड़ी, ये जोड़ी। तो सभी लाइनों को अगर जोड़ दोगे तो आपको पूरे सरफेस पे सभी लाइनों को जोड़ दोगे तो क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा। तो क्या उसको टोटल फ्लक्स बोल सकता हूँ, टोटल फ्लक्स बोल सकता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं ये बात कितने बच्चों को समझ आएगी, ये फ्लक्स ही है, सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट, इसको फ्लक्स ही बोलेंगे। एक बार हैंड रेज करके बताना है कि सर हमें समझ आ गया। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। जिनको समझ नहीं आया वो हैंड रेज सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल बताएंगे बच्चे। जिनको जिनको समझ नहीं आया वो एक बार हैंड रेज करना कि सर ये समझ नहीं आया। ठीक है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल एक बार बता देता हूँ, शायद दीक्षा को भी उसी चीज में डाउट है भाई, उसी में डाउट है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअली तुम्हारा दिक्कत क्या है ना कि तुम्हारे जो टूल्स है ना वो अभी उतने डेवलप्ड नहीं है। तुम अभी पाषाण युग में जी रहे हो, स्टोन एज में। तो अभी आपको हाथी का शिकार करना और पत्थरों की कुल्हाड़ी लेके जाना है तो हाथी का शिकार इसलिए कर रहे हो कि आप सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हो और इंटीजर आपको पता नहीं है। तो पत्थर की कुल्हाड़ी से हाथी का शिकार करना है, पाषाण युग की यही निशानी होती है ना, स्टोन एज की। तो अभी हम लोग स्टोन एज में, और नीट के बच्चों के साथ ये काफी चीजें, हाँ वो भी नहीं हो रहा, देखो बोल रहे पत्थर से भी नहीं हो रहा शिकार कोई बात नहीं। तो नीट के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ही रहती है। देखो भाई इंटीग्रेशन का क्या बताया था, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लिखते हैं dx, इसका मतलब होता है कि कोई बड़ी सारी चीज थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े थे उन सबको एक साथ जोड़ दिया, है ना। इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, एकजुट करना, बस इतना ही मतलब है। इसके बाद का अगर इतना समझ जाओ, इसके बाद का सारा फिर वही है, फॉर्मूले, टूल्स, ये सब, उसका कुछ टेंशन नहीं है ना। और ये हो गया। अरे रुक जाओ, चैट बॉक्स को बम्बार्ड मत करो, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो। एक तो पहले समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे शेर खान अलग से आ रहा है दहाड़ता हुआ। रुक जाओ, इमोजी के साथ टाइप कर रहे हैं, बताओ भाई, इतनी मेहनत अगर पढ़ने में कर ले हो तो तुम्हारी जिंदगी सफल ना हो जाए। इमोजी के साथ भेज रहा है, बताओ ये है भैया हमारी क्लास के लौंडे हद हो गई यार। बताओ, शेर खान कमेंट देखो इसका। और दो तो अच्छा, एक ही शेर है, मैंने लगा दो, टाइगर अलग से भेजा है, शेर अलग से भेजा है। वाह भाई निशांत, रुक जाओ थोड़ी देर, अभी देखो, पढ़ लो यार, पढ़ लो, नहीं तो देखो पहले तुम्हें समझ कम आ रहा है तो डाउट, फिर टाइम हमारे पर लिमिटेड होता है। देखो ये भेज दिया चीता। अबे रुक जा, नहीं नहीं डिस्टर्ब मत करो, पढ़ना है, बाद में टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा।
अभी रुक जाओ, ठीक है। तो देखो एक लाइन को अगर तोड़ रहे हो, अरे सुन लो भाई ध्यान से, अब मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा नहीं तो। यहाँ से देखो, वो ठीक नहीं है ना, फ्री एनवायरनमेंट में लर्निंग आसानी से होती है। कमेंट्स बंद करने का ऑप्शन तो मेरे पास है, वीडियो बंद कर दूं, कमेंट्स भी बंद कर दूं, सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, धड़ाधड़ पढ़ा के निकल जाओ। तुम्हारे डाउट भी नहीं, तुम्हारे हैंड रेज भी नहीं कर पा रहे हो, सर हैंड रेज कर रहे थे, हो ही नहीं रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे फिर, ठीक है। अब तुम लोग बताना, ध्यान से सुनना, तुम ही लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बोल दिया कि टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। अब एक लाइन है, एक आपको लाइन सेगमेंट दे दिया ए बी, इसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट बनेंगे। समझ आ रहा है भाई? ए बी एक लंबा लाइन सेगमेंट था, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया तो ऐसे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट बन जाएंगे। ये बात समझ आई? ये तो सबको समझ आएगी यार, केजी के बच्चों को भी आएगी, यस सर बोल दिया करो। अब इसका मतलब ही है कि ये छोटा सा टुकड़ा dx 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 dx, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया आपने, टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐसा ही करते थे एलिमेंटल लेके, छोटा सा एलिमेंटल लेके, समझ रहे हो? Yes, sir. अब मेरे पास 1D का पता चल गया, और 2D में क्या होता है, एक एरिया होता है भाई। 1 डायमेंशन में तो लाइन सेगमेंट था, 2D में क्या होगा, एरिया होगा। एरिया को तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे छोटे छोटे छोटू एरिया बन जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. ये बात भी सबको समझ आती है। इसी को बोलते हैं एलिमेंटल एरिया। कई जगह डीएस लिख देगा, कई जगह डीएल लिख देगा, कई जगह डीए लिख देगा, है ना। डीएस मतलब डीएस इसलिए क्योंकि एरिया वेक्टर को एस से रिप्रेजेंट किया था, डीए इसलिए क्योंकि ए से एरिया होता है, कई जगह डीएल लिख देता है क्योंकि मेरी मर्जी, मैं तो एल लिखूंगा, कर लो क्या करोगे। तो यही रीजन है, ठीक है। तो अब रीजन ए है, ऐसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा, ये मेरी मर्जी नहीं, मतलब बुक वाले की मर्जी होती है। बोलता है भाई मैं तो एल लिखूंगा, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी नहीं, ठीक है। तो कहीं भी आपको ऐसे मिलेगा, तो मतलब बात होगी दीज आर एलिमेंटल एरियाज। एलिमेंट मतलब छोटी इकाई, टुकड़ा टुकड़ा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हैं एलिमेंटल एरियाज, जिसको डी एस बोलते हैं जनरली, डी एस डी एस डी एस। और ये आपको पता पड़ा, दीज आर एलिमेंटल लाइन सेगमेंट्स, या फिर छोटा सा 1D एलिमेंट। ये क्या हो गया, एलिमेंटल एरिया मतलब 2D एलिमेंट्स। जो 2D को तोड़ के बना वो 2D एलिमेंट, 1D को तोड़ के बना वो 1D एलिमेंट। और 3 डायमेंशन में बात करते हैं, 3D में, तो 3D में क्या होगा, छोटे छोटे वॉल्यूम्स बन जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम्स बन जाएंगे। अब ये वॉल्यूम्स को जोड़ दोगे तो इसको बोलते हैं एलिमेंटल वॉल्यूम। अब कोई ये ना सोचे कि सर ये क्या बताए जा रहे हो, ये लाइन कब होगी, ये क्या होगा, ये क्या होगा। ये अलग अलग, ये टूल है भाई। अब चाकू कब यूज करोगे, तब आपको आलू काटना है। चम्मच कब यूज करोगे, जब सब्जी पक गई खानी है। कटोरी कब यूज करोगे, तब उसको डालना है। कुकर कब यूज करोगे, तब उसको पकाना है। तो जैसी जैसी सिचुएशन होगी वैसे वैसे हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, इसीलिए इनको मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है। टूल्स का मतलब है कि मुझे पता चल गया कि 1D एलिमेंट को तोड़ना है तो dx बनेगा, 2D एलिमेंट को तोड़ना है तो 2D एरिया को तोड़ना है, उसको एलिमेंटल एरिया बोलेंगे और जनरली ds से लिखा जाएगा। वॉल्यूम को तोड़ना है तो छोटे छोटे वॉल्यूम में तोड़ लेंगे। तो अब देखो, जो मैंने आपको बताया था कि एरिया का एलिमेंट लोगे, छोटा सा एलिमेंट, तो छोटे छोटे एलिमेंट ले लो भाई। एक कर्व्ड सरफेस एरिया था स्फेरिकल शेल का, जिसको 4πr² होता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े आपने लिए। एक टुकड़े में से कितनी लाइन जा रही है देख ली, दूसरे में से देख ली, तीसरे में, सबको जोड़ दिया तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल गई ना। यही तरीका होता है। तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या था कि छोटे छोटे टुकड़े थे सर, उनको इकट्ठा जोड़ दिया तो क्या हो गया, आपने एक साथ इंटीग्रेट करके लिख दिया, या फिर आपने सम करके लिख दिया। तो क्या मिलेगा, छोटे एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो एक मिल गया क्या, पूरा लाइन सेगमेंट, ठीक है। छोटा छोटा एरिया था सर, छोटू छोटू एरिया थे, ये स्फेरिकल शेल है, उस पर आपने छोटे छोटे एलिमेंटल एरियाज लिए थे। ऐसे सभी के सभी जितने पॉसिबल एरियाज है उनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेल, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट। अब 2D में होता है ऐसे, उस वो था स्फीयर था, अगर ये रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल के छोटे छोटे टुकड़े जितने भी हैं उन सबका अगर एरिया जोड़ लो तो आपको इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। बस यही है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। और वॉल्यूम में हो तो छोटी छोटी वॉल्यूम्स को जोड़ के जो बड़ी वॉल्यूम बनेगी वही होगी क्या, इंटीग्रेटेड वॉल्यूम, या फिर टोटल वॉल्यूम, जो आपको इंटीग्रेशन के बाद मिलेगी। तो ये टूल्स हैं, बस इतना सा कंसेप्ट है इनका। अब इसके बाद क्या होता है सर, dy dx क्या होता है भाई, वो लिखने का तरीका, क्योंकि हर जगह चित्र थोड़े बना सकते हो।
बोलेगी मैं तो डिफरेंशिएशन करूंगा, चित्र के ड्रॉ करके करूंगा, इतना सा 2 लाइन का इंटीग्रेशन था, 6 पेज में कर रहे हो, पूरा 3 घंटा उसी में ड्रॉ करके बता रहे हो। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। बैकग्राउंड में आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अभी जो डेरिवेशन कराऊंगा उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दूंगा, ध्यान से सुनना, तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी इसी चीज को लिखने का तरीका है डी एक्स डी एस, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। इसी चीज को लिखने का तरीका है इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन बाय स्ट्रेट। ये एरिया वाले में ऐसा लगा देते साइक्लिक वाला, और वॉल्यूम में इधर वॉल्यूमेट्रिक। तो ये तरीका है बस लिखने का। बैकग्राउंड में वही चल रहा है कि ऐड कर रहे हो आप छोटी छोटी चीजों को। तो ये बस ध्यान रखना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बाकी सब फॉर्मूले हैं, सब फॉर्मूले हैं। जब आप फॉर्मूला लिखते हो भाई, ये तो पता है डी बाई डी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या होता है, रटा है तुमने? x की किसको पता है? 1 plus x डिफरेंशिएशन बच्चे, की पावर n-1 एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी डिवाइडेड नहीं, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। सॉरी क्या यार, मैं भी तुम्हें डिटेल में जाके मैं ही फॉर्मूला के ऊपर सोच रहा हूँ क्या ही है फॉर्मूला। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि पावर को लिखो एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला का अगर क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखोगे तो पॉसिबल है, एक बार देख लो। लेकिन हर एक फॉर्मूला का ज्योमेट्रिकल प्रूफ 3 डायमेंशंस में पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे सर 4D ज्योमेट्री होती है भाई, 4D में 5D में 6D में कितने भी डायमेंशन में ज्योमेट्री बन सकती है, वहां पे प्रूफ होगा, बट उसको ऐसे विजुअलाइज करना कुछ हो के वो पॉसिबल नहीं। तो हम लोग लिमिटेड से फॉर्मूला है जिनका हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी देख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसका ओरिजिन ज्योमेट्रिकल ओरिजिन ही है कि टुकड़ा तोड़ा उससे आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई। अब इसके बाद देखो इंटीग्रेशन का ये पार्ट है। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अब वापिस आते हैं, इसमें डेविएट ज्यादा नहीं करते, कुछ बच्चों को डाउट है, पर डाउट ले लेते हैं। हाँ जी पूछो रितु। सर ये डायग्राम दोबारा समझा देना। कौन सा? ये जो स्फीयर वाला है, हाइपोथेटिकल वाला। ये हाँ, ये तो समझाऊंगा। मैं डर गया भाई कि पुराने वाला समझ रहे हो, मैंने कहा यार वो तो मिटा दिया। अच्छा सुनो, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अब आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि एक चार्ज से टोटल फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं। तो कैसे करूंगा भाई, उस चार्ज को मैं एनक्लोज कर लूंगा एक सरफेस में। ये चार्ज है क्यू चार्ज, ये तो सबको समझ आता है कि पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। यस और नो? बोल दो, अगर समझ आ रही है बात तो बोल दो। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपका चार्ज क्यों है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे फील्ड लाइन जाएंगी बाहर की तरफ। अब मुझे टोटल फील्ड लाइंस को सम करना है कि सर कितनी फील्ड लाइन इससे निकल रही है। तो क्या करोगे आप भाई, क्या करोगे? या तो आप सोचो, इमेजिन करो कि चार्ज क्यों है, अब उसके पास गए, आपने देखी 1 2 3 4 5 ऐसे गिन रहे हो, देख तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैथमेटिक्स के नजरिए से कैसे करोगे उसको? तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या करो, उस चार्ज को एक सरफेस के अंदर भर एनक्लोज कर दो, मतलब उसको लपेट दो किसी सरफेस से, सरफेस के अंदर उसको डाल दो। तो ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है। स्फेरिकल शेल, शेल क्या होता है, अंदर से खोखला, स्फेरिकल शेल। तो उसके अंदर चार्ज चला गया। अब मैं देखूंगा कि इस इस सरफेस से कितनी लाइनें बाहर निकलेंगी। तो देख लूंगा ना इस सरफेस से, भाई इस सरफेस पे मैं बैठ गया और मैंने देखा कि इस सरफेस से कितनी जा रही है, तो मुझे टोटल मिल जाएगी। पूछ रहा था कोई बच्चा? सर शिक्षा बोल रही है शायद। यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने बताया ना स्फेयर, सर आवाज बैक आ रही है। आपकी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? यस सर। मेरे माइक के साथ दिक्कत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चुप रहो। चैट बॉक्स में पूछो क्या पूछना है। मैं पूरा दिन बीत गया, मैं सही नहीं कर पाया उस सिचुएशन को। अभी कैमरा वाले माइक से चल रहा है, जो कैमरा में माइक है ना, लैपटॉप वाला, लैपटॉप में 3 4 माइक होते तो अच्छी आवाज आती है, लेकिन वो सारे बंद हो गए, पता नहीं यार कैसे हो गए। अब अकेला माइक है जिसकी वजह से हमारी क्लास चल पा रही है।
नहीं नहीं, ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर मेरा माइक ऑन भी रहे और आप बोलो ना तो वो दिक्कत नहीं करता। बट अभी क्या हो रहा है कि आवाज आ रही है लैपटॉप के स्पीकर से और माइक है कैमरे का, तो लैपटॉप वाली आवाज जा रही है माइक कैमरे वाले में। बट अगर आप दोनों चीजें सेम चीज की यूज करते हो, जैसे लैपटॉप का ही माइक हो और लैपटॉप का ही स्पीकर हो, तो फिर एको नहीं होता, फिर आप बोल के भी रहोगे मैं भी, कोई टेंशन नहीं है। बट अभी लैपटॉप वाले स्पीकर माइक में कुछ इशू आया, पता नहीं, ट्राई तो कर रहा था। हाँ, तो बोलो, डाउट पूछ लो भाई, रोको मत। हाँ, मतलब कि स्फीयर ही क्लोज कर सकते हैं या कोई और भी ज्योमेट्री, कोई और भी कर सकते हैं भाई, लेकिन एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी तो स्फेरिकल ही थे। थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाओ कि एक पॉइंट है, उससे आर दूरी पे लूंगा ना, मैं सिंपल लूंगा भाई, मैं टफ क्यों करूंगा? करने को तो तुम ये कर लो। इस पे इंटीग्रेशन कौन बच्चा करेगा? लो, ऐसे ऐसे भयानक से सरफेस के अंदर डाल लो चार्ज को। बोलो कौन है तुम्हारे अंदर इतना मैथमेटिशियन जो इसका इंटीग्रेशन कर देगा? इसका सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला है? बताओ। ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये एक्यूप्रेशर करने की चीज है, ऐसे एक्यूप्रेशर वाली बॉल है, तो पता है इसमें स्पाइक्स है। इसके इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है? इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर है ही क्या नहीं है फॉर्मूला। ये? अरे लकड़ी का वो नहीं होता जो एक्यूप्रेशर करते हैं ऐसे पकड़ के हाथ में। तो अब देखो कि इसका कोई, इसमें स्पाइक्स हैं, इसमें नुकीला है ये, अब इसका सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते भाई। तो सरफेस एरिया इसका कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन करके निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, हम ऐसा सरफेस चूज करेंगे जिसका हमें सरफेस एरिया पता है। स्फेरिकल शेल का आउटर सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई ठीक है, अब देखो तुम्हारे हालात कितने नाजुक है, तुम्हें ये फार्मूला याद नहीं है। तैयारी करा करो बच्चों, थोड़ा आपको नोट्स शेयर किए गए थे, एक भेजा था ना मॉड्यूल मैंने आपको, बहुत जीवन में बहुत पहले। कितने बच्चों ने पढ़ा ईमानदारी से? ये भी बोला था डाउट पूछ लेना, पढ़ लेना, तो पढ़ता ही नहीं है। 4 पाई r² होता है फॉर्मूला। अब मैं, मेरे को ये करना क्यों है? मैंने स्फीयर इसलिए चूज किया कि सर ये इंटीग्रेशन ना करना पड़े, ये तो इसके इंटीग्रेशन में जिंदगी बीत जाएगी। तो इसको, इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा सरफेस चूज करूंगा जिसका मुझे ऑलरेडी एरिया पता हो, जिसका मुझे ऑलरेडी सरफेस एरिया पता हो। और मैंने स्फीयर चूज किया तो उसका एरिया मुझे पता है। ठीक है, तो अभी देखो बैक टू द टॉपिक। कर सकते हैं क्या? क्या? सिलेंडर। अरे करेंगे, रुक जाओ तुम, थोड़ा साइंटिफिक अपना टेम्परामेंट रोको, है ना, हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे अभी, थोड़ा पढ़ने दो अभी। थोड़ा पहले पढ़ लो, तब तब कराऊंगा क्वेश्चन। मुझे ये भी पता है कि तुम जितना अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, जब उसकी जरूरत आएगी कि सिलेंडर चाहिए तब बोलोगे सर अभी आज नहीं आया सिलेंडर। अभी रुक जाओ, पहले कंसेप्ट सीखो, फिर बताऊंगा क्या होता है। तो हाइपोथेटिकल सरफेस यहाँ पे हो गया स्फेरिकल। अब देखो बैक टू द टॉपिक आते हैं, बहुत ज्यादा वेट कर गए। गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे और उसमें पहला लाइन था कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। तो ये वाली जो बात है इसको बोलते हैं फाई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। और वो गिवन एरिया मेरा क्या है? हाइपोथेटिकल सरफेस का एरिया, और इन दिस केस आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल, एंड दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई r²। तो मुझे मिल गया। अब इस 4 पाई r² एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास करेंगी वही बताएगा टोटल फ्लक्स को, क्योंकि मैंने चार्ज को अंदर डाल दिया इस सरफेस एरिया के। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सभी की सभी को इस एरिया से पास करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो इस एरिया को मिस करके जा सके। तो दैट मीन्स कि जो जितनी भी लाइन होंगी वो इसमें से पास करेंगी। तो मुझे मिल गया कि टोटल फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू मिलेगी जो पहली लाइन है। अब गोज लो क्या बोलता है कि फाई विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो मुझे बताओ इस ये जो सरफेस स्फेरिकल शेल मैंने एज्यूम किया है, इसमें टोटल चार्ज कितना है? क्यू है ना? तो क्यू किसके बराबर है? Q/ε0, यानी कि 1/ε0 इंटू क्यू। तो Q/ε0 हो गया। ये किसके बराबर है? फाई के बराबर। सर भाई ये पहली कैसे? बात तो होगी कि, अरे पहली बात ये देखो, लिख रहा है ना, गोज बोल रहा है, गोज ने बोला ऐसा, हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो पहली लाइन जो ब्लू कलर के ब्रैकेट्स में है, उसका मतलब तो क्या? फाई इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है वो तो आपने बताया कि क्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई तो देखो पहली लाइन से आ रहा था, उसको लिख देते फाई इज इक्वल टू, फाई लिखा क्योंकि फाई यहां से आ रहा है, इज इन फ्री स्पेस में इज इक्वल टू 1/ε0
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज। तो नेट चार्ज कितना है अभी हमारे केस में, क्यू है, तो इसका मतलब हुआ फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो अभी हमने इनकी बात मान ली कि सर ऐसा होगा। अब इसका प्रूफ देखेंगे कि क्यों होगा ऐसा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि किसी गिवन सरफेस में से जो टोटल फील्ड लाइंस होंगी उसका सरफेस इंटीग्रल लोगे तो वो क्या देगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट देगा। अब देखो मिटा देते हैं, डेरिवेशन को देखो। अब चार्ज था अकेला और बहुत सारे चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, जैसा फॉर्मूला आपको बताया था, ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला नहीं, तो समेशन फ्रॉम 1 टू n, एक फर्स्ट चार्ज से शुरू करो और nth चार्ज तक सबको जोड़ दो। मान लो इसके अंदर चार्ज होते Q2 भी होता, Q3 भी होता, Q4 भी होता, तो इन सब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होती कि नहीं निकल रही होती। यस सर। यस और वो सर। सारी की सारी लाइनें इस स्फीयर से बाहर जाने, उनको जाना ही पड़ता। तो उस केस में हम बोलते कि समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, या फिर टोटल चार्ज एनक्लोज की बात हुई ना, तो क्यू टोटल अगर निकालते तो फिर क्या आता, क्यू प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसा करते, और उसी को एक खट्टा लिखने का फॉर्मूला है समेशन दिस। तो ये क्यू टोटल और यहाँ पे भी ये क्यू टोटल के बराबर ही होगा कि आप सभी चार्जेस को जोड़ दो। तो दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। तो ये बोलता है फाई, और फाई जब हमने पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि फाई इज नथिंग बट ई डॉट डी एस या फिर ई एस, ई इंटू एस, ई एस कोस थीटा पढ़ रहे थे। तो अब डी एस है तो इंटीग्रेट कर लो, कि सर आप एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उस एलिमेंट के अराउंड आप उसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, आप एक एलिमेंट ले रहे हो, एलिमेंट का मतलब आपको बताया था कि बहुत बड़ा सा सरफेस है जो हमारे केस में स्फेरिकल शेल है। यहाँ पे छोटा सा उसका टुकड़ा इमेजिन करो और उस टुकड़े में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है उनको देख लो। ठीक है, मान लो इधर से जा रही होती कुछ इसकी वजह से, कुछ दूसरे चार्ज की वजह से, सभी को देख लिया। फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट रहे होंगे तो सबको जोड़ोगे तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ कैसे आएगा। प्रूफ के लिए देखो एनिमेशन ही देख लेते हैं, इस चित्र को मिटा देता हूँ, सेम जो यहाँ दिखाया वही चीज उसका एनिमेशन इधर लगा हुआ है। अब मैं इसमें एज्यूम करूंगा कि एक चार्ज Q है इसके सेंटर, ठीक है, प्लस Q। अब इससे कुछ फील्ड लाइंस निकलेंगी और एज्यूम कर रहा हूँ कि एक छोटा सा एलिमेंट, ये येलो कलर का एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये मैंने जूम किया। इस एलिमेंट में से मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ ऐसे जा रही है, इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। एरिया वेक्टर का बता रहा था, तब क्या बताया था कि परपेंडिकुलर टू दैट एरिया इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है कि अलग अलग है। हाँ जी, सेम। ई का और डीएस का दिख रहा है भाई, सेम है, डीएस इधर है, ईएस भी, ई भी इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने फाई लिखा कि फाई, मुझे टोटल फाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं पहले डी फाई यानी कि छोटे से एरिया में से, इस एलिमेंट में से, छोटा सा टुकड़ा है ना डीएस, इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकाल लूँ। तो क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट था डीएस, तो उसीलिए मैंने इधर डी फाई लिख लिया कि उस छोटा सा टुकड़ा फाई का क्या होगा, दैट इज ई डॉट डी एस। क्योंकि ई इंटू एस क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां ये भी तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी को बोल रहे थे ई एस कोस थीटा, याद करो नोट्स पुराने वाले ऐसा। ठीक है, अब ई डॉट डी एस, क्योंकि एलिमेंट लिया था तो ये भी एलिमेंटल आएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में से, इस वाले में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, बस वो निकाल रहा हूं। तो कैसे करेंगे, ई की वैल्यू, ई क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ई निकालना है तो ई कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रह जाएगा, एक क्यू था वो एक क्यू ऐसे कट जाएगा, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और नीचे क्यू, तो इस क्यू से ये क्यू उड़ गया, तो ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ई की वैल्यू ऐसे आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, कूलम्ब्स लॉ। यूनिट वेक्टर लिखना था, क्योंकि वेक्टर थे तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे भाई, आर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एन कैप वेक्टर जो होता है वो लिखते हैं जनरली, जब एरिया वेक्टर डिफाइन किया था कि सर इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है एन कैप बोलते हैं। ठीक है, लिख दिया जनरल रैंडमली आर कैप एन कैप। तो अब देखो मैग्नीट्यूड वालों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे और
वेक्टर वेक्टर को एक साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, अगला स्टेप मिल जाएगा। देखो क्या किया, 1/4πε0 q/r², और ds था, ds इज द एरिया ऑफ दिस थिंग, एरिया का मैग्नीट्यूड तो ds है और डायरेक्शन n कैप है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट आ गया और ये वेक्टर पार्ट आ गया। वेक्टर r कैप इंटू वेक्टर n कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, r कैप और n कैप दो, r इज द डायरेक्शन भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, n इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, n इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देखो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो समझ यार, नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, फिजिक्स में ऐसे ही रह जाओगे, बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा अगर देखा होता तो अभी ये क्वेश्चन पूछने की नौबत नहीं आती। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, दिस इज एन कैप क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप, आर कैप इज द डायरेक्शन, तो ये इसके साथ आर कैप लिख दिया, इसके साथ एन कैप लिख दिया। रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं बट कन्वेंशनली हम यही लिखते हैं। अब देखो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। 11th की कहानी याद करो, 11th की कहानी याद करो, जब डॉट प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर का तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए डॉट बी निकाल लेते, कैसे करते थे, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अब देखो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और एन कैप क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट का खुद का मतलब ये है कि इकाई, एक, एकता, है ना, यूनिटी का मतलब, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या होती है, एकता, एकता की प्रतिमा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो यूनिटी का मतलब 1 होता है, और डायरेक्शन को खाली बताए मैग्नीट्यूड रहे 1, उसी वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो 1 इसका आ गया, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1। कोस थीटा, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है भाई, दोनों सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 एंगल होगा, तो कोस 0 डिग्री क्या होगा, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू सारी मल्टीप्लाई होके क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये वाला पार्ट जो था वेक्टर वाला पार्ट, डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया 1, और मैग्नीट्यूड वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखो अगला स्टेप क्या लिखेंगे। अब ये चीजें तुम्हें याद हो तो हम अच्छे से सिलेबस को फटाफट कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये चीजें बताते रहना पड़ेगा तो अगली क्लास में फिर तुम भूल जाओगे, फिर से ये बताऊंगा, फिर भूल जाओगे, फिर से ये बताऊंगा, फिर भूल जाओगे, फिर से ये बताऊंगा, तो दिक्कत है ना भाई, तुम्हारा नुकसान है इसमें बहुत ज्यादा। इस चीज को नोट करो, तो थोड़ा एक्शन में आओ, चीजों को पढ़ो, क्लास के नोट्स रिवाइज करो, जो मॉड्यूल आपको शेयर किया गया था उसको एकदम कंठस्थ कर लो, उसको एकदम रट लो, है ना, ये तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। d5 आपको मिल गया, d5 का मतलब देखो स्टार्ट कहां से किया था, d5 इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस छोटू एरिया, ये जो आपका एलिमेंटल एरिया ds था, इसमें से कितनी फील्ड लाइन जा रही है ये आपको मिल गया। अब इसके बाद देखो, अब पूरे के पूरे का निकालना है तो क्या करते थे भाई, छोटे से का पता चल गया इसका एरिया का, तो पूरे में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना। तो अब देखो क्या लिखा कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां पर, सरफेस पे, एस पे, इस पूरे सरफेस पे जो हमने इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस लिया उसके ऊपर, इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², ये तो एज इट इज आ गया, और जो एलिमेंट था ds उसको इंटीग्रेट कर लिया। अब देखो ds का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे करा, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ऐसे सारे जितने भी एलिमेंट है सबको जोड़ दिया, तो क्या आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा स्फीयर का। Yes, sir. स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें सीधा सीधा पता है, 4πr², तो बिना कुछ इंटीग्रेट किए हमने ये प्राप्त कर लिया ये वाला। अब दीक्षा तुम सुनो ध्यान से, अगर हम इसमें रैंडमली या फिर ऐसा कुछ शेप अज्यूम करते तो हम ये ds को है ना सीधा सीधा 4πr² नहीं लिख सकते थे, बट हमें स्फीयर का एरिया पता है, दैट इज वाई ये ds वाला जो टर्म था ना इसको मैं रिप्लेस करके डायरेक्टली 4πr² लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, तो इंटीग्रेशन का कुछ यूज ही नहीं आया। हमने हालांकि इंटीग्रेशन पढ़ा बट ना इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड हुआ ना उसके कोई स्टेप्स रिक्वायर्ड हुए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ोगे और जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है इसके ऊपर उनको सबको जोड़ लोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही मिलेगा, किसका, हाइपोथेटिकल सरफेस का। और क्योंकि वो हाइपोथेटिकल सरफेस हमने एक स्फेरिकल शेल इमेजिन किया है, दैट इज वाई 4πr²। तो अब मिल गया टोटल फ्लक्स
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या काट सकते हो, 4 पाई ऊपर है, 4 पाई नीचे है, काट दूं? Yes, sir. आर स्क्वायर ऊपर है, आर स्क्वायर नीचे, काट दूं? अब क्या बच गया? Q upon Q by epsilon. epsilon naught. क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या प्रूफ नहीं हो गया भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ये गोज सर ने हमें ये बात बोली और हमने स्टार्ट कहाँ से किया? कूलम्स लॉ से। देखो ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ है। इधर से स्टार्ट किया और कहाँ पहुंच गए? गोज लॉ पे, Goes. Yes, sir. है ना, गोज लॉ पे पहुंच गए। तो आपको ये आइडिया लग गया कि सर ऐसा हम करके इसके फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। No, sir. डाउट नहीं है ना? तो अभी 1 मिनट का टाइम सब लोग अपने लिए निकालो और ये गोज थ्योरम जहां लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करके क्यू इक्वल्स टू 5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तक सब लोग एक बार इसको शांति से देखो हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपको एब्जॉर्ब हो चाहिए। ठीक है, हाँ भाई पढ़ लिया Yes, Yes, sir. sir. जी, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो आज इस क्लास के जस्ट बाद ना मैं यहाँ तक आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ तक नहीं, थोड़ा और आगे तक नोट शेयर कर दूंगा। इसके आगे के कुछ एक डेरिवेशन है वो सिमिलर है, जो जैसा हमने यहाँ पढ़ा ना एग्जैक्टली सेम फैशन में आपको इसके आगे के डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। उनको थोड़ा सा एक बार है ना तिरछी निगाहों से देख के आ जाना बस, है ना, पूरा फोकस से भी नहीं देख रहे तो एक बार अपने बोलते हैं ना एक बार फटाफट से देख लेना बिफोर टुमारोज क्लास। इसको हम फिर डिराइव कर लेंगे, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स है हर जगह और इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये नोट्स आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगा और अभी सभी लोग रुकेंगे, है ना, सभी लोग रुकेंगे। कोमल मैम आए हैं क्लास में, तो कोमल मैम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो अभी आप उनकी बात सुन लीजिए और ये होमवर्क आपका रहेगा कि इसको पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आना है, फिर हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करके आगे बढ़ें। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. जी Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है मैम, कोमल मैम आपको। हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैम रोज ही आ जाते हैं Good ना? evening, ma'am. Good evening, ओके ma'am. बच्चा, तो मुझे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। पहले तो आप लोगों को जो कल फॉर्म दिया था आप लोगों ने वो फिल कर दिया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जो ना कर पाया हो या उसे कोई प्रॉब्लम आई हो? हु रेज हर हैंड? यस प्लीज। मैम मेरे मम्मा नहीं थे कल घर में तो मैं कर नहीं आज पाई हूँ। करोगे बेटा अभी? यस ठीक है, मैम। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल हार्डली टेक लाइक 2 to 5 मिनट्स ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। ओके काजल, इज इट यू? यस ओके मैम। बच्चा, अब बाकी इसके अलावा कोई और? बाकी सबने कर दिया? ओके थैंक यू। और एक लास्ट जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी, दैट इज रिगार्डिंग योर टेस्ट। कैन यू रेज योर हैंड जो अपने टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से देते हैं, किसी चैट जीपीटी या किसी एआई या किसी गूगल एक्सटेंज किसी की भी मदद नहीं लेते हैं? और मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सब सच बोल रहे हैं? अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपके लिए ही बेहतर होगा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे आपका ही नुकसान होगा। मेरी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आपके चाहे कितने भी नंबर आए, चाहे वो 10 है, 5 है, 100 है, जितने भी मार्क्स हैं वो ईमानदारी से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तो हम चीट कर लेंगे, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तब तो वहां तो कोई गूगल नहीं मिलने वाला है, कोई मोबाइल नहीं मिलने वाला है। देन इट विल बी गोना डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, है ना? क्या आप सब कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं
5 मिनट के लिए, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। आई नो यू नीड ब्रेक आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले। कैन यू प्लीज स्विच ऑन द कैमरास एवरीवन? निशांत, तन्वी, काजल, भुवनेश्वरी, उदय, अभिषेक, पूजा, जो मुझे अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास? मैम कर दिए। हाँ, कुछ ही बच्चे कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना टेस्ट ईमानदारी से देना। अभी आप लोगों के जो नंबर है ना, ये इवेल्युएशन के लिए है ना। अगर यहाँ पर आपके 200 नंबर आ गए और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो वहां कुछ भी नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है। इससे हमें भी फॉल्स होप मिलती है कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी मिलती है। तो अगर आपके नंबर कम आएंगे तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना। आप भी एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत आई थी, यहाँ पे दिक्कत नहीं आई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना टेस्ट ईमानदारी से दें। कैन यू डू दैट फॉर मी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. सब बच्चे, मैम। सब बच्चे Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. Yes, तो आप ma'am. लोगों के जो नंबर आ रहे हैं 130, 140, ये ईमानदारी से आ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इफ इट इज ट्रू एंड इफ इट इज ऑनेस्ट तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई कोशिश भी कर रहा है ना चीटिंग करने की, तो बच्चे प्लीज मत करना। आपके चाहे नेगेटिव में भी नंबर जाए, ठीक है, चीटिंग नहीं चाहिए हमें। क्योंकि हम वहीं से आपका असेस कर सकते हैं कि इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी और एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank you, 15 मिनट ma'am. का ब्रेक है ना, फिर अभी अपन रुकेंगे सभी लोग, ड्रॉप नहीं करेंगे, कोई भी ओके सर। डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। ओके सर, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो तो मच सर। अभी थैंक मैम, यू। अगर आप रुकना चाहो तो रुक जाइए, अगर एक सेकंड अगर आपको रुकना है ना। तो अभी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, लाइक बेस्ड अपॉन द, जैसे कोमल मैम है, इनका फीडबैक है, इनके टीम का, आपके कुछ पेरेंट्स का भी फीडबैक है, बेस्ड अपॉन दैट मैं बोल रहा हूँ कि एआई का टूल यूज करना अगर सीखना है किसी को, तो आई विल हैप्पीली टीच यू। 100% नंबर लेके आओगे हर एग्जाम में, कंसिस्टेंटली लेके आओगे, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? सर भाई मैं एआई इंजीनियर मतलब? हूँ ना, नहीं बताएंगे अब क्योंकि देखो, मैं इंजीनियर हूँ वैसे तो, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है। अगर किसी को सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ आउट ऑफ द क्लास, बट जैसे कोमल मैम ने बोला कि उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जो तुम लोग ये भी निश्चिंत रहो कि तुम्हारा नाम कट जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग हमारे साथ आ गए हो, अब तुम लोग लास्ट तक रुकोगे, ठीक है? तुम सबको हम पढ़ाएंगे, तो ये भी टेंशन मत लेना कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? नंबर कम आए और तुमने अगर गलत तरीके से नंबर बढ़ाने की कोशिश करी, तो ये होगा कि नीट एग्जाम में जिस दिन जाओगे उस दिन क्या देख के आओगे? धुआं। धुआं दिखेगा ना सबको, जाके बादल बादल दिख जाएंगे, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, पढ़ोगे क्वेश्चन और कुछ दिखेगा नहीं। तो वो चीजें अवॉइड करने के लिए हमें केवल इसको प्रैक्टिस मात्र लेना है कि वी नीड टू डेवलप एक टेस्ट एप्टीट्यूड। आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द क्लास तो मैं सोल्व कर सकता हूँ, बट उस प्रेशर वाले एनवायरमेंट में मेरे से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, या फिर मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी। तो वो छोटी छोटी इंट्रिकेट पॉइंट्स है जिनको आपको पहले, बिफोर अपियरिंग इनटू द फाइनल एग्जाम, पहले से ही हाईलाइट करके रखना है, ताकि आपके पास वो शक्ति हो, आपके पास वो टूल्स हो, आपके टूल्स प्रॉपरली शार्पन हो, है ना? अभी जैसे मैं क्लास में बोल रहा था कि पासानियों में नहीं रहना है भाई, पत्थर लेके हाथी का शिकार नहीं करना, हमने लेना है AK-47 और सीधा पिन पॉइंट, गन पॉइंट पे मारना है, बिल्कुल हेडशॉट लेना है। तो वो हेडशॉट लेने का टारगेट कैसे होगा? तब आप बिल्कुल फोकस्ड होके, जो अभी आपका प्रोसेस है ना, ये फोकस होके आप इसको करो। और अभी देखो, कुछ पेरेंट्स मुझे कनेक्ट किए थे, उन्होंने बोला कि सर आप लोग इतना एफर्ट करते हो, आपकी टीम इतना एफर्ट करती है, कोई भी आपको, कौन ऐसा होगा जो फ्री में इतनी अच्छी कोचिंग देगा? तो बच्चों, तुम भी इस चीज को रियलाइज करो कि अगर आपको घर बैठे हुए कोई चीज मिल रही है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सोचो, ये मत सोचो कि इसके पीछे किसी का एफर्ट नहीं है या फिर कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे ही है, ठीक है, ऑनलाइन है, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। डोंट टेक इट दैट वे, बी सीरियस। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना सपोर्ट मिल रहा है ना, ये पेड कोचिंग्स में नहीं मिलता। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पहले बायजूस में पढ़ाता था, 2-2.5 लाख रुपए में मिलता है उसका कोर्स, मैं वहीं पढ़ाता था, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो तुम बोलो कि अब बायजूस में कोई जाके पढ़ेगा, बोलेगा अरे मैं तो 2.5 लाख दिया है, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें।
लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें अगर कोई चीज मिल रही है, डोंट वेस्ट इट, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको घर बैठे मिल रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आना नहीं पड़ रहा, उसका फटीग नहीं हो रहा, उसका खर्चा नहीं हो रहा, उसके में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है और एनर्जी भी लिमिटेड है। फाइनल एग्जाम तो सबका उसी दिन होना है, नीट का एग्जाम सबका एक ही दिन है, उसी टाइम सबको देना है वो एग्जाम। बट उस तक का जो हमारा सफर है उसको एकदम वाइजली यूटिलाइज करो, जो जितना अच्छे से कर पाएगा उतना अच्छा एग्जाम में रिजल्ट पा जाएगा। तो डोंट बी ट्रूथफुल, ये तो भाई ओरिएंटेशन में भी आपको बताया था कि बिल्कुल, सच रहो बिल्कुल। अपने प्रति भी, टीचर के प्रति भी। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा नुकसान है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, तुम ये मत सोचना सबका वही हाल है, सबका हाल बहुत अच्छा भी है, मैम को भी पता है, सबको पता है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम जो हम तुम्हारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें लगता है वाह यार ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दो स्टूडेंट विल बी द फाइनल सिलेक्शन। तो आप भी उसी लीग में, उसी लाइन में ज्वाइन करो। हम जो बोलते हैं उस चीज को डोंट टेक इट अदरवाइज, उसको बहुत सीरियसली लो। अगर उसमें आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो मैम इज देयर, मैम की टीम आपके पास है, हम है, आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। भाई कोई भी कोचिंग व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है, आपको सीधा डायरेक्ट हाई बोल सकते हो, कोई भी इशू आ रहा है बोल सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, चीजें क्योंकि ये यूटिलाइज करो। स्टेप बाय स्टेप जर्नी है ना। आप ऐसे नहीं सोचोगे कि छलांग लगाकर पहुंच जाएंगे, है ना। एंड सेकंड थिंग, सर ने एक बात बोली, एक्चुअली मेरी आवाज रिपीट हो रही है। आ रही है मैम। ओके, थैंक यू। एक्चुअली सर ने एक बात बोली कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ओनली, वी आर हाईली पेड, है ना। हमारी बहुत वैल्यू है, सर की बहुत वैल्यू है, ठीक है। इट इज ओनली फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग इतना पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पे कर सकते तो आप कहीं भी चले जाते, विद्यापीठ चले जाते, बायजूस चले जाते, वेदांतु चले जाते। सो मेनी ऑप्शंस, मिलियन बिलियंस ऑप्शंस नाउ डेज, इतनी सारी है। लेकिन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ओनली, और वो भी इसलिए क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल के साथ जुड़े हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में होते तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली थी। तो प्लीज इसको फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम जर्नी को करेंगे। सिर्फ गुड बुक्स में आने के लिए चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। वो जब आपको लगता है कि जिसके 100 इतने नंबर आएंगे, जो A1 रैंकर होगा, तो टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ाएंगे, वही टीचर है, सबको एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। तो गुड बुक्स में आने के लिए चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, फेक जमाना है, तो थोड़ी सी ऑनेस्टी रखेंगे हम, क्लास के साथ भी और अपने मार्क्स के साथ भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड बुक्स है मैम। ही नहीं भाई हमारे पास, हमारे पास कोई भी गुड बुक्स नहीं है तो तुम्हारा नाम कहीं आएगा नहीं। तो अच्छा पढ़ोगे, तुम्हारा बेनिफिट होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको भी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी, और हमें भी होगी, है ना। तो 12th के बाद सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ को नीट करना है, कुछ को अदरवाइज कुछ और करना है। सीरियस हो जाओ हर एक चीज के लिए, टाइम और एनर्जी दोनों सभी के लिए लगती है। वाइजली यूटिलाइज करो। कुछ डाउट आता है मैम को कनेक्ट करो, मुझे करो। अभी अगली क्लास है, बाकी का प्रवचन हम अगली क्लास में करेंगे। तो बिफोर दैट सी यू, और थैंक यू अगली सो क्लास मच, में थैंक मिलते यू, हैं। यू हैव ओनली 10 मिनट्स, थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।